हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इसमें देखा था कि किसी भी करदाता के द्वारा, करदाता कौन होता है? जिस व्यक्ति की इनकम प्रीवियस ईयर में अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा अर्निंग करता है, तो वो टैक्स देने के लिए लायबल होता है गवर्नमेंट को। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो उन्होंने प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम कमाई है उस इनकम को 5 हेड में बांटा था। हमने 5 हेड में बांटा था। कौन कौन से हेड थे उसके अंतर्गत? जैसा कि पहला हेड था उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा था इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ हेड देखा था हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिफ्थ नंबर का लास्ट हेड था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस तरह से 5 हेड की इनकम को हम प्लस करते हैं और उसको हम बोलते हैं ग्रास इनकम। ओके, ग्रास इनकम। उसमें से फिर हमने 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन देखी थी कि 80C के अंतर्गत कौन सी डिडक्शन दी जाती है, 80CC के अंतर्गत क्या डिडक्शन दी जाती है, CCC के अंतर्गत क्या डिडक्शन दी जाती है, 80D में क्या डिडक्शन, ऐसे 80U तक की हमने डिडक्शन माइनस की थी। उसको माइनस करने के बाद जो इनकम आई थी वो टैक्सेबल इनकम आती है। उसके बाद उसका स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो हम उसी जो 5 हेड में हमने किसी व्यक्ति की इनकम को बांटा था, उसका पहला हेड ले रहे हैं आज, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या आता है हम ये देखेंगे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर मैंने पहला टॉपिक अपना आज का वही है, तो उसमें लिखेंगे आइटम्स का मतलब होता है यहाँ पर इनकम्स विच आर अर्न बाय टैक्स पेयर। ओके, तो आइटम्स या इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द हेड ऑफ सैलरी, यानी सैलरी के हेड में कौन कौन सी आइटम्स को या इनकम्स को ऐड किया जाएगा हम ये देखेंगे। तो सैलरी में खाली सैलरी ही नहीं आती है, और सैलरी में क्या क्या ऐड होता है हम ये देखेंगे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया सैलरी में सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर आता है कैश अमाउंट, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो जो कैश में राशि दी गई है, जो जो इनकम दी गई है, वो सारी यहाँ लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसने काम दिया है किसी व्यक्ति को, है ना। तो यहाँ पर आता है एम्प्लॉयर, और इधर ले लेते हैं हम एम्प्लॉय है, वो इसका काम करने के लिए जो वर्क करता है वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉय। इन दोनों का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन के अंतर्गत एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी प्राप्त होगा, चाहे वो कैश अमाउंट प्राप्त हो, चाहे अलाउंसेस प्राप्त हो, चाहे वो परक्यूजिट्स दे, जिसको पर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, पर्क्स, है ना, यानी परक्यूजिट्स यानी अनुलाभ को हम हमारी करंट लैंग्वेज में हम उसको फैसिलिटीज के नाम से भी लिख सकते हैं। जबकि फैसिलिटीज जो है कि नगद नहीं दी जाती है, फैसिलिटीज सुविधाएं दी जाती है, वो हम देखेंगे इसके अंतर्गत। और ये किस किस को सुविधा दी जाती है इसके अंतर्गत? जो हाई क्लास जो ऑफिशियल्स होते हैं कंपनी के, उनको ये कंपनी के द्वारा सुविधा दी जाती है, यानी फैसिलिटीज दी जाती है। तो देखो, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को क्या क्या दिया जाता है ना, सर्विस करने के कारण देगा वो। तो ये जो सर्विस कर रहा है एम्प्लॉयर के यहाँ पर, उसको जो जो मिलेगा एम्प्लॉयर से, वो सभी चीज़ें टैक्सेबल होती है। कुछ तो फुल्ली टैक्सेबल होती है, कुछ पार्टली टैक्सेबल होती है, कुछ टैक्स फ्री होती है। तो हम इसी के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं, अब देखो क्या होता है जब, तो यहाँ पर सैलरी, अब सैलरी हेड के अंतर्गत क्या आएगा? तो सैलरी में अपन सैलरी को इस तरह से भी कह सकते हैं कि सैलरी इज एन फर्स्ट हेड ऑफ द ग्रास टोटल इनकम। ओके, एंड एनी रिम्यूनरेशन विच आर अर्न्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट इज कॉल्ड सैलरी। यानी कि जितना भी रिम्यूनरेशन प्राप्त होता है किसको? एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर से, वो सारे के सारे वो शामिल करेंगे। तो सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल होता है आज हम उसको क्लासिफिकेशन देखते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले तो देखो, कैश अमाउंट जो जो प्राप्त होते हैं वो लेंगे। ये फर्स्ट हेड ले लिया मैंने, सपोज करो कैश अमाउंट, ये इसको मैं ए नाम दे देता हूं। फिर बी में हम देखते हैं, यहाँ पर बी में हम यहाँ ले लेते हैं, दूसरे नंबर पे इसको प्राप्त होते हैं अलाउंसेस। थर्ड नंबर पे ले लेते हैं हम यहाँ पर, थर्ड नंबर पे हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर अलाउंसेस के बाद परक्यूजिट्स। ओके, इसको हम फैसिलिटीज भी कह सकते हैं। तो याद रखना, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ये 3 टाइप की चीजें लिख रहा हूं। और फोर्थ नंबर पे होता है इसका कि जब व्यक्ति रिटायर होता है तो रिटायरमेंट पे उसको कई बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे लीव इनकेशमेंट, सैलरी मिलती है उस समय,
ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलती है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है ना, और इसके बाद और भी कई आइटम्स उसमें मिलते हैं इसके अंतर्गत। तो ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस समय उसको जो पुरस्कार के रूप में जो राशि दी जाती है उसको हम ग्रेचुटी के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम कैलकुलेशन आगे सीखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस इन 3 पे रहेगा, है ना, जो सैलरी हेड के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यक्ति अभी रिटायर नहीं हुआ है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी को 2 भागों में बांटा जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी उस कंडीशन में निकालेंगे जब व्यक्ति सर्विस कर रहा है, और सेकंड नंबर में उसका सेकंड पार्ट लेंगे तो उसके अंदर आएगा वो रिटायरमेंट के समय उसकी कंपटीशन ऑफ सैलरी कैसे होती है, वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो आज हमारा मेन फोकस यहाँ है। तो कैश अमाउंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश अमाउंट प्राप्त हुआ। बी नंबर में हमने यहाँ पे लिया इसके अंदर का अलाउंसेस, और सी नंबर में ले रहे हैं हम यहाँ पर परक्यूजेट्स यानी फैसिलिटीज विच आर गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं अब कैश अमाउंट में क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कैश अमाउंट में हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी, यानी किसी व्यक्ति को जो सैलरी मिलती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वो क्या कहलाती है, बेसिक सैलरी। ओके, तो ये बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी को हमेशा याद रखना, ये जो सैलरी होती है ड्यू के आधार पर ये क्या होती है, टैक्सेबल होती है ड्यू के आधार पर। ओके, तो यहां पर बेसिक सैलरी लेंगे हम इसके अंतर्गत। सेकंड नंबर पे लेते हैं हम यहां पर बोनस, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, है ना, जब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट हो जाता है या उसकी जो सर्विस की जो शर्तें होती है उसके अंतर्गत लिखा हो सर्विस बुक के अंतर्गत कि आपको हम क्या क्या देंगे, उसके अंदर अगर बोनस देने का कोई प्रोविजन हो तो बोनस दिया जाएगा उसको। तो ये भी कैश अमाउंट कैश में प्राप्त होता है, तो ये भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा, यानी कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। इसी प्रकार से कमीशन, अब यहाँ पर कमीशन प्राप्त होता है, ये भी नगद प्राप्त होता है, कैश में प्राप्त होता है, तो कमीशन दिया जाएगा। अब ये कमीशन नॉर्मल कमीशन भी हो सकता है और कमीशन ऑन सेल्स, यानी कि जो अब यहाँ पर देखेंगे हम, चूंकि हम सैलरी निकाल रहे हैं तो इसमें तो तरह तरह के एम्प्लॉय आएंगे, तो उस एम्प्लॉय के नेचर पे भी डिपेंड करेगा यहाँ पर। जैसे कि अब सपोज करो कोई व्यक्ति है सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो उसको रिम्यूनरेशन वर्ड बोला था मैंने, तो रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रिम्यूनरेशन मतलब होता है यहाँ पर उसको सैलरी से जो पैसा प्राप्त हुआ है सैलरी। ओके, इसके अलावा यहां पर आता है कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स कर देते हैं यहां पर, ये कमीशन ऑन सेल्स, यानी कि एक व्यक्ति को देखा होगा आपने, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो वर्क करते हैं कंपनी के अंतर्गत, तो उनकी एक फिक्स सैलरी दे देते कि हम आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देंगे 10,000, और आप जितना भी ऑर्डर लेके आओगे, यानी माल बेचोगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो सेल्स के जितने ऑर्डर लेके आओगे, आप 1 लाख का ऑर्डर लेके आओगे तो हम 1 लाख पे 10% देंगे, 2 लाख का लेके आओगे तो 2 लाख पे 10% यानी 20,000 रुपये देंगे, 3 लाख का ऑर्डर लेके आओगे तो 30,000, यानी ये इनका मतलब ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। तो सैलरी और कमीशन जो मिलता है सेल्स पे डिपेंड है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, रिम्यूनरेशन हो जाएगा। तो ये रिम्यूनरेशन है ना, विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, वो टैक्सेबल होगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, वो सैलरी के अंदर यहाँ पर टैक्सेबल होता है। तो उसको डिफरेंट आइटम में लिखेंगे आप यार। अब यहाँ पर मैंने लिखा बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन लिखा, ये कमीशन नॉर्मल कमीशन है, नॉर्मल कमीशन हम ये देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई जगह हमको सैलरी की कैलकुलेशन निकालने में कहीं हमारे ऐसे अलाउंसेस आते हैं जो पार्टली क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं मतलब। तो ऐसी कंडीशन में हमको वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कमीशन दिया है तो उसको शामिल करते कि नहीं सैलरी में। कई जगह कमीशन ऑन सेल्स लिखा हुआ तो ही शामिल करेंगे। जैसे हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन करते हैं हम, तो वहाँ सैलरी का हम 10% निकालेंगे, सैलरी का 40% निकालेंगे, सैलरी का 50% निकालेंगे। तो वहाँ पर 40%, 50%, 10% ये निकालने के लिए सैलरी के अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो कौन सा कमीशन शामिल करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर शामिल करेंगे कमीशन ऑन सेल्स। ओनली कमीशन दिया हो अगर क्वेश्चन में तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ कमीशन हो या कमीशन ऑन सेल्स हो, ये दोनों के दोनों कैश अमाउंट के अंदर का आएंगे। तो याद रखना इनकम टैक्स में इसका बहुत मीनिंग का अर्थ रहता है कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। इसके बाद हम ले लेते हैं 5th नंबर पे। अब यहाँ पर लेते हैं एडवांस सैलरी। अब यहाँ पर देखना एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है। जैसे आज हमारा प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना, प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष बोलते हैं,
ये मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो अर्निंग की जाती है किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा प्रीवियस ईयर में, उसको टैक्स कब देना पड़ता है, उसके जस्ट अगले ईयर में। और जो जस्ट अगला ईयर आएगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, उसको AY लिख देता हूं मैं। तो प्रीवियस ईयर, अब जैसे हम देखेंगे अभी हमारा जो मार्च गया, तो कौन सा मार्च गया, ये 31 मार्च 2021, यानी कि प्रीवियस ईयर क्या था हमारा, याद रखना प्रीवियस ईयर के बारे में बताया था मैंने इसके अंतर्गत 2021, यानी कि 2020 से लेकर 2021 तक का जो ईयर था हमारा, ये प्रीवियस ईयर था, ये प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर में एक व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति लो जिसकी सैलरी 2,50,000 से ज्यादा है, तो उसने कितना कमाया, इसमें जो कमाएगा उसका टैक्स उसको 31 मार्च को, याद रखना ये ऐसा 2 ईयर लिखे मैंने 2021, इसका मतलब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से, और एंड कब हो रहा है, ये 31 मार्च। जैसा कि हम वो फाइनेंशियल ईयर देखते हैं इसके अंतर्गत अकाउंट्स में भी, तो जिस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है, जिस करदाता को, जिस कंपनी को, जिस फर्म को, तो याद रखना उनके जितने भी फाइनेंशियल ईयर होते हैं सारे सभी के लिए सेम होते हैं, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले साल के 31 मार्च तक चलेंगे। मतलब इस 20 के तो 9 मंथ आ जाएंगे और उसके 3 महीने आएंगे, जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरह से 12 मंथ्स का जो ये हमारा ईयर होगा, इसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। इसका अगला साल, अब इसमें जो कमाया उसका अगले साल में उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो अगला साल क्या होगा 2021 2022, यानी इसमें जो कमाया है, अर्निंग की है उसने, अर्निंग का मतलब यहाँ खाली सैलरी नहीं है, सैलरी में कमाया हो, हाउस प्रॉपर्टी में कमाया हो, या फिर बिजनेस में कमाया, प्रोफेशन में कमाया, या फिर कैपिटल गेन के रूप में कमाया हो, यानी कोई असेट्स बेची हो, कम में खरीदी थी ज़्यादा में बेची है ना, चाहे उसमें लॉन्ग टर्म हमको कैपिटल गेन हुआ हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, तो सभी प्रकार के ये जितने भी अर्निंग होती है और अदर सोर्सेस, तो ये सब यहाँ पर जो अर्निंग करता है उसका टैक्स उसको कब देना पड़ेगा, 2021-22 में उसको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब अगले साल क्या होगा, इसके बाद जब ये प्रीवियस ईयर हो गया, अब अगले साल ये प्रीवियस ईयर बनेगा, तो इसका अगला फिर असेसमेंट ईयर आगे बढ़ जाएगा। जब ये प्रीवियस ईयर बनेगा नेक्स्ट ईयर में, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका असेसमेंट ईयर होगा 2022-2023, यानी कि 20-21 में कमाया तो उसने 21-22 में टैक्स दिया, 21-22 में कमाएगा तो 22-23 में टैक्स देगा, 22-23 में जो कमाएगा उसका टैक्स उसको अगले साल में। तो जिस साल कमाएगा वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा, और जब जब टैक्स देगा उसके अगले साल वो कहलाएगा उसका असेसमेंट ईयर। तो ये कंसेप्ट को ध्यान देना आपको। तो हमारा अभी मेन टारगेट रहेगा कि उसने 20-21 में क्या कमाया। ओके, तो 20-21 के आधार पर हम उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे। तो यहां पर मैं बता रहा था आपको कि यहां पर सैलरी 2 प्रकार से आएगी। एक तो आएगा एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी जो मतलब अगले प्रीवियस ईयर की, इस प्रीवियस ईयर में अगर सैलरी प्राप्त हो जाती है, मतलब एडवांस ले लेता है व्यक्ति, तो वो टैक्सेबल होगी, इस साल टैक्सेबल होगी। ओके, तो यहां पर ध्यान देना, एडवांस सैलरी जो है ये हम प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं अभी यार, हमारा जो सैलरी की कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम, वो लिख रहे हैं 2020-2021 की, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। तो ध्यान देना 20-21 की। अब ये 21-22 की जो सैलरी है, यानी अगले साल जो, अब सैलरी फिक्स है और बढ़ने की भी कोई संभावना नहीं है, तो अगले साल की वो सैलरी इस साल में ले लेगा, यानी अगले प्रीवियस ईयर की। अगला प्रीवियस ईयर कौन सा होगा इसका, 21-22, तो उसकी सैलरी अगर वो 2021 में प्राप्त कर लेता है तो वो एडवांस सैलरी, उस साल हम उस पर टैक्स लगा देंगे। मतलब जो हम कंपटीशन करेंगे सैलरी का, तो उसमें टैक्सेबल के रूप में उसको भी, एडवांस सैलरी को भी शामिल करेंगे, और उस पर इस साल टैक्स लग जाएगा। ओके, तो एडवांस सैलरी तो ये हो गई हमारी। इसी प्रकार से नेक्स्ट सैलरी ले लेता हूं मैं, एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी क्या होती है, जैसे अभी मैंने माना 2020-21 ये हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट ईयर जो आएगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्या होगा इसके बाद, अगर हमारा लेते हैं तो यहाँ पर 2021-2022, और इसका पहला ले लेते हैं एक
2019 2020 ये भी प्रीवियस ईयर, यानी ये प्रीवियस ईयर था तो इसका असेसमेंट ईयर ये था, ये प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर ये होगा, ये प्रीवियस ईयर होगा आगे बनेगा जब तो इसका असेसमेंट ईयर इसका अगला होगा, यानी कि 22-23 हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि पिछले प्रीवियस ईयर की यानी लास्ट प्रीवियस ईयर की अगर हमको यहाँ पर क्या मिली है, यहाँ पर मिला एरियर्स ऑफ सैलरी यानी बकाया सैलरी, यानी कि किसी कारणवश वहाँ पे हमको पैसा प्राप्त नहीं हुआ था लास्ट प्रीवियस ईयर में, तो वो सैलरी हमको उधर की जगह यहाँ पर मिल रही है ना, बकाया सैलरी इस साल प्राप्त होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलेंगे एरियर्स ऑफ सैलरी। ओके, और ये प्रीवियस ईयर को बेस मानते हुए और अगले साल की अगर इस साल प्राप्त होगी तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एडवांस सैलरी। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये पिछले साल की इस साल प्राप्त हुई तो ये क्या कहलाएगा, ये आएगा एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी। और ये जो अगले साल की अगले प्रीवियस ईयर की करंट प्रीवियस ईयर, इसको करंट प्रीवियस ईयर मान रहा हूँ, चाहते हैं लिख देते हैं अपन करंट प्रीवियस ईयर, ये प्राप्त हो रही है अगले साल की इस साल, तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगी एडवांस सैलरी। तो याद रखना एडवांस सैलरी हो या एरियर्स ऑफ सैलरी हो तो दोनों इस प्रीवियस ईयर के अंदर जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं आया तो वो इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद अगर कोई अंतरिम रिलीफ मिलती हो, 7वें नंबर पॉइंट ले लेते हैं हम, कोई अंतरिम रिलीफ मिलती हो, किससे अंतरिम रिलीफ मिल रही है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से अगर किसी प्रकार की राहत मिलती है, अंतरिम राहत हो गया, कोई कैजुअलिटीज आया है तो ऐसी कंडीशन में कोई राहत दी जाती है उसके द्वारा, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगी। तो ये भी कैश में प्राप्त होती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है अंतरिम रिलीफ, अंतरिम रिलीफ। तो ये इस तरह से ये कैश अमाउंट जो प्राप्त होते हैं ये सारे के सारे सैलरी के अंदर शामिल होते हैं। सैलरी में देखो सैलरी नहीं आया, देखो कितने प्रकार की आइटम्स आ गई इसके अंतर्गत। अब आगे देखते हैं हम इसके अंतर्गत और अदर्स में और कुछ दे दे कोई क्वेश्चन में तो अदर्स लिख देता हूं मैं इसके लिए, नगद प्राप्त हुआ, अदर्स केस रिसीव्ड, अदर्स केस रिसीव्ड। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं अलाउंसेस की ओर। अब अलाउंसेस में क्या क्या आएगा, अब अलाउंसेस क्या होता है ध्यान रखना, अलाउंसेस यहाँ पर कई अलाउंसेस ऐसे हैं जो टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब यहाँ फुल्ली बोल रहा हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं कि सरकार ने उस अलाउंसेस के अंतर्गत जो सैलरी के अतिरिक्त किसको दिए जाते हैं, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ सैलरी के अलावा, कैश अमाउंट के अलावा कुछ नगद यहाँ पर राशि दी जाती है भत्ते के रूप में, तो उसको हम अलाउंसेस कहते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अब ये अलाउंसेस को हम दो भागों में बांटेंगे। ये अलाउंसेस के भी हम दो पार्ट्स कर देते हैं, यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं और एक ये यहाँ ले लेते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, पहला हम ले लेते हैं टैक्सेबल, टैक्सेबल अलाउंस कौन से होते हैं, और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। ओके, ये दो भागों में बांट दिया। अब कई ऐसे अलाउंसेस होंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, उसको अलाउंसेस बता रहा हूं मैं आपको। तो टैक्सेबल अलाउंस में क्या क्या आएगा, अब इसके अंदर हम पहला ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हम सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, सबसे पहले ले लेते हैं डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस याद रखना, डियरनेस अलाउंस ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे व्यक्ति सर्विस कर रहा है, हो गया अगले साल, हम तो जानते ही हैं कि जैसे महंगाई हर साल बढ़ती चली जा रही है इसके अंतर्गत, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो वैसे वैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, महंगाई भत्ता देता है, जिसको हम डियरनेस अलाउंस के नाम से जानते हैं। और इस पे एक शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अगर डियरनेस अलाउंस जब भी दिया हो क्वेश्चन में, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय तो डियरनेस अलाउंस आता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा है कि नहीं, अंडर एग्रीमेंट लिखा है या नहीं, या फिर फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है कि नहीं। अगर ये चीज़ें लिखी हो तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। खाली डियरनेस अलाउंस लिखा तो सैलरी के अंदर ये कई जगह शामिल नहीं किया जाएगा, एक आध दो जगह शामिल करते हैं इसके अंतर्गत, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जब कैलकुलेशन सीखेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन याद रखना इसके अंतर्गत, इसमें अंडर एग्रीमेंट हो तो ही सैलरी के चैप्टर के अंदर हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे, तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना आप। तो इसको लिखता हूं मैं डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये होता है महंगाई भत्ता, हो गया महंगाई भत्ता।
कई बार ये इसका परसेंटेज फिक्स दे देगा, सैलरी पे कर देगा कई बार कि सैलरी पे बेसिक सैलरी का 10% है ना, बेसिक सैलरी का 10% या बेसिक सैलरी का 15% दिया जाएगा, बेसिक सैलरी का 20% होगा। और कई बार तो जरूर नहीं कि परसेंटेज है तो 100 दे, कई बार बेसिक सैलरी का 150%, 200%, ये जैसा भी वो एम्प्लॉयर करता है, जितना बढ़ाता है वो उसके अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे उस समय। तो डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस के बाद दूसरा अलाउंस लेते हैं हम यहाँ पर ये इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस। अलाउंस को मैंने ALLW लिख दिया है इसके अंदर शॉर्ट में। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस के अंतर्गत क्या आता है कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को मनोरंजन भत्ता दिया जाता है, यानी कि उसको मनोरंजन भत्ता दिया है कि उसके जो भी कस्टमर होते हैं उसकी आवभगत पे खर्च करने के लिए उसको दे दिया जाता है। कहीं ऐसे एम्प्लॉय होता है, जैसे कई मैनेजर्स होते हैं कि आप ऑर्डर लो, पार्टी आती है आपको ऑर्डर देती है तो उसके मनोरंजन पे खर्च करना पड़ता है उसको कई बार। तो खर्च में से चाहे वो राशि बचा ले, जैसे उसको 10,000 रुपये मनोरंजन अलाउंसेस की यानी इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए उसको दिए, 10,000 की जगह 8,000 ही लगे, 2,000 बचा लिए, उस पर ध्यान नहीं देंगे हम, खर्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, भले ज़्यादा हो या कम। तो याद रखना इंटरटेनमेंट अलाउंस चाहे कुछ भी दिया हो टैक्सेबल होता है। और इसमें याद रखना इसकी आगे जाके अंडर सेक्शन 16(2) के अंतर्गत 16(2) के अंतर्गत इसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन कहाँ मिलती है इसकी डिडक्शन? इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन केवल और केवल हम किसको देंगे? ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, या गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। निजी संस्था में काम करने वाले मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हो उनको ये डिडक्शन नहीं दी जाती है, केवल सरकारी कर्मचारी को ही ये डिडक्शन दी गई है, जिसकी हम कैलकुलेशन आगे देखेंगे। मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की डिडक्शन दी जाती है उसके अंतर्गत, उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे हम। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। थर्ड नंबर पे ले लेते हैं हम यहाँ पर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी या इसको CCA के नाम से जाना जाता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब जैसे आप कोई बड़ी सिटी में काम करता है व्यक्ति, है ना, जैसे एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, अब वहाँ के खर्चे ज़्यादा होते हैं, जैसे गांव के अंदर कम खर्चे होंगे, लेकिन सिटी के अंतर्गत क्या होते हैं, कई सिटियाँ ऐसी होती कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। इसको बोला जाता है नगर क्षतिपूरक भत्ता। ये मेजर सिटीज़ के लिए दिया जाता है। ओके, तो ये भी चूंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो ये भी अलाउंस है, और अलाउंस सारे नगद ही मिलते हैं, ध्यान रखना इसके अंतर्गत अलाउंस सारे नगद मिलते हैं, इसलिए उसको हमने कैश अमाउंट के अलावा उसको दिया, ये भत्ते के रूप में मिलते हैं, इसलिए तो इस सरकार ने इसको भी पूरा फुल्ली टैक्सेबल कर रखा है। ओके, इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के बाद इसमें हाउस रेंट अलाउंस आता है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है कि सपोज करना कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया, मतलब ऑफिस से घर, देखो घर से आएगा वो ऑफिस और ऑफिस से घर, है ना, यानी कि उसका जो रहने का स्थान है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ वर्किंग, यहाँ से आने जाने का उसको अगर किसी प्रकार का आने जाने का जो खर्चा दिया जाता है, रास्ते का जैसे खर्चे होते हैं उसके पेट्रोल के, गाड़ी की रिपेयरिंग के, तो इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ओके, इसके अलावा और भी कहीं इसके अंतर्गत आ सकते हैं अलाउंसेस, जैसे कि पूरा टैक्सेबल होना चाहिए उसके अंतर्गत, ऐसे अलाउंसेस को हम देखते हैं। मेडिकल अलाउंस ले लेते हैं, मेडिकल अलाउंस लेंगे। ओके, मेडिकल अलाउंस में क्या होगा कि एक कर्मचारी को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, मतलब मालिक के द्वारा, जहाँ काम कर रहा है उस मालिक के द्वारा उसको मेडिकल अलाउंस दे दिया जाता है। यानी कि अगर बीमारी होती है तो ध्यान रखना इसमें मेडिकल अलाउंस में कौन कौन शामिल होता है? कर्मचारी जो काम कर रहा वो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, डिपेंडेंट बच्चे, इसके लिए उसको क्या दिया जाता है? मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। तो मेडिकल अलाउंस, अब चाहे वो भले उसके परिवार में बीमार पड़े या नहीं पड़े, हर हालत में हमको तो बस यहाँ देखना है, भले ही वो उसमें खर्चा दिया, खर्चे पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, है ना।
तो याद रखना कि यहाँ पर मेडिकल अलाउंस क्या होता है, टैक्सेबल कर देंगे हम। ओके, खर्चे दिए उस पर कंसीडर नहीं करना है। तो ये हमारे ये टैक्सेबल अलाउंसेस हो गए इसके अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली का मतलब होता है कि पूरे पूरे टैक्सेबल नहीं है, कुछ सरकार ने उसमें डिडक्शन दे रखा है, रिबेट्स दिए, यूँ समझ लो आप, उसमें छूट दे रखी है। तो ऐसे अलाउंसेस कौन कौन से होंगे? अब ऐसे अलाउंसेस में हम लेते हैं यहाँ पर पार्टली टैक्सेबल के अंतर्गत, एक तो ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं यहाँ ले लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस इसको शॉर्ट में बोला जाता है HRA। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अभी खाली मैं बोल के बता देता हूँ आपको HRA में क्या क्या आएगा। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि जैसे हर व्यक्ति को ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, आप अपनी सैलरी की अगर मालिक से अगर आप मांगोगे कि हमको सैलरी स्लिप दो या पे स्लिप दो, तो उसमें आपकी सैलरी को वाइफरकेट करके बताएंगे इसके अंतर्गत कि आपकी बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस हम आपको इतना देते हैं, HRA इतना दिया जाता है इसके अंतर्गत आइए। और जो ऑफिशियल होते हैं कंपनी के, जो मैनेजर होते हैं, तो उसके अंदर उनको क्या दिया जाता है, उनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं देते हुए, कई बार हाउस रेंट अलाउंस नहीं देते हुए अगर दूर से व्यक्ति आता है कंपनी, किसी दूसरी कंपनी में काम करने, दूसरी सिटी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में उसको मकान दे दिया जाता है। उसकी भी कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे, उसके लिए भी एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें पॉपुलेशन पे ध्यान देते हुए हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो अभी तो हमारी बात चल रही है यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन करेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया जा रहा है। सपोज करना आप कर्मचारी वास्तव में उसको, मतलब क्या होगा ये हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, अगर किसी मालिक के द्वारा यानी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को किराए का मकान लेने के लिए और उसका किराया चुकाने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है, किसके द्वारा, मालिक के द्वारा, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। अब सपोज करो आज जैसे कोई कर्मचारी काम कर रहा है इंदौर में काम कर रहा है, इंदौर में मकान में रहता है, उसका खुद का मकान नहीं है ना, तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, मालिक, अब वो उसका एम्प्लॉयर के द्वारा तो उसको HRA दिया जाएगा। अब उसने खर्च किया है कि नहीं, खर्च नहीं किया उसने, क्यों, क्योंकि किराए के मकान में नहीं रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार उस पर टैक्स लगा देगी। वास्तव में अगर आप टैक्स मतलब वो रेंट के मकान में, रेंटेड हाउस में रह रहे हो और रेंट चुका रहे हो, तो आपको इसकी डिडक्शन मिलती है। याद रखना, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से और वो उसको चुकाना नहीं पड़ता है, तो वो HRA भी यहाँ पर आएगा, इसमें अलाउंसेस मिला इसलिए यहाँ पर। अब पार्टली क्यों लिखा मैंने, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जितना हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड होता है उसमें से क्या घटाया जाता है, उसमें एक अंडर सेक्शन चलती है, अंडर सेक्शन 13A के अनुसार, सब सेक्शन 13A के अनुसार जो 3 कंडीशन होती है, उसमें तीनों में जो कम होता है उसकी डिडक्शन दी जाती है। उसमें सबसे पहला तो आएगा जितना आपको मिला, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड हुआ है वो उतना ही आएगा। दूसरे नंबर पे आता है कि आपने रेंट कितना पेड किया, उसमें से आपकी 10% आप सैलरी माइनस कर दी जाती है। उसके बाद आता है 40% या 50% ऑफ सैलरी। ओके, ये तीनों में जो राशि कम होगी, है ना, इसकी कैलकुलेशन हम आगे वीडियो में देखेंगे विद एग्जाम्पल, पर अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तीनों में जो कम होगा वो जितना हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आएगा। यानी आपको यहाँ डिडक्शन मिल रही है, आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ डिडक्शन मिल रही है, तो डिडक्शन माइनस करने के बाद आएगा यहाँ जितना हाउस रेंट अलाउंस मिला है, वो पूरा का पूरा यहाँ एज इट इज नहीं लिखेंगे। वो 3 जो मैंने बताया कि अंडर सेक्शन 10 की अंडर सब सेक्शन है 13A, उसके अनुसार कैलकुलेशन करना पड़ेगी। 3 भागों में होती है, वो 3 भाग में जो सबसे कम होगा, विच एवर इज लेस, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड एंड रिमेनिंग फिगर विल बी टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। वो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस होगा, वो यहाँ पर सैलरी की जो अपन कैलकुलेशन करते हैं उसमें लिखा जाता है। तो हाउस रेंट अलाउंस हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे अलाउंस ले रहा हूं मैं यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। अब सपोज करो यहाँ पर किसी कर्मचारी को मालिक के द्वारा, अगर उसके बच्चे, कर्मचारी जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। तो ये याद रखना 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से ये एग्जेम्प्ट होता है। कितना है इसका, याद रखना 100 रुपये, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, इसके अंदर सपोज करना कन्वेंस अलाउंस,
कन्वेंस अलाउंस। अब कन्वेंस अलाउंस में क्या क्या आएगा? अब कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, याद रखना, कन्वेंस अलाउंस को 3 भागों में बांटेंगे हम। कन्वेंस अलाउंस में कौन सा आएगा? एक तो कन्वेंस अलाउंस जो दिया जा रहा है, कन्वेंस का मतलब समझना, क्योंकि यहाँ पर कन्वेंस और जो मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट, कई स्टूडेंट इसको सेम मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट में था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक आने जाने का जो खर्चा होता है उसका, उसके नाम से ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। जबकि ये जो कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव इधर उधर माल का ऑर्डर लेने जाएगा, या जैसे अपन जोमेटो और ये कई व्यक्तियों को देखते हैं जो होम डिलीवरी देते हैं, तो ये इनको क्या दिया जाता है? कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मतलब इधर उधर जाते घूमते हैं तो उनको एक कन्वेंस अलाउंस दे दिया जाता है, या वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर जिसको हम कहते हैं उसको भी दिया जाता है। तो इनको दिया जाएगा, जैसे सपोज करो सर वो मालिक ने दे दिया 5,000 रुपये, कि आपका कन्वेंस होगा कि कंपनी के काम से आप जा रहे हो तो 5,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। अच्छा, कंपनी के काम से जाएंगे तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन पर्सनल पर्पस से यूज़ कर लिया उसने, पर्सनल पर्पस के लिए भी उसको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो टैक्सेबल होगा। और ट्रांसफ़र के केस में क्या होगा? पूरा एग्जेम्प्ट होता है, ट्रांसफ़र के केस में पूरा एग्जेम्प्ट। तो उसमें याद रखना, ये ऑफिशियल पर्पस से मिला, उसको कितना मिला? 5,000 रुपये। और उसने वास्तव में खर्चा कितना हुआ? कन्वेंस अलाउंस उसको मिल रहा है 5,000 और उसने एक्सपेंसेस कर दिया, तो ये एक्सपेंसेस करा उसने 3,000, तो उसने बचा लिया 2,000 रुपये अगर सपोज करो, तो ये 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको दिया है कि कन्वेंस अलाउंस इतना मिला, खर्चे के बारे में कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? पूरा एग्जेम्प्ट मान लेंगे उसको। लेकिन उसने बोल दिया नहीं, मैंने तो 3,000 रुपये खर्च हुए मेरे पास, 5 में से 2,000 बच गए, बस सरकार बोलेगी टैक्स दे उस पर। तो बची हुई राशि पर कन्वेंस अलाउंस के केस में टैक्स देना पड़ता है। हो गया, ये आ गया कि उसको फॉर ड्यूटी पर्पस से अगर मिला है, फॉर ड्यूटी पर्पस से मिला है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। पर्सनल पर्पस से मिला है उसको कन्वेंस अलाउंस तो पूरा टैक्सेबल होगा उसके अंतर्गत। और अगर सपोज करना ट्रांसफर हो रहा है किसी व्यक्ति का और कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है ट्रांसफर का, तो ऐसी कंडीशन में वो पूरा फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो इस तरह से हमारा ये कन्वेंस अलाउंस भी हो गया इसके अंतर्गत। और इसके बाद अगर सपोज करो और कोई अलाउंस दिया हो, अदर अलाउंसेस, और कोई अलाउंसेस दे रखे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन हम समय समय पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद रिक्विजिट से देखते हैं, यानी अब ऐसी सुविधाएं देखेंगे इसके अंतर्गत, हम ऐसी सुविधा देखेंगे इसके अंतर्गत जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जा रही, जैसे कार की फैसिलिटीज़ देखते हैं हम यहाँ इसके अंतर्गत। अच्छा, अभी अपन ने लिया था मेडिकल अलाउंस, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ लेंगे, तो मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं हम इसके अंतर्गत। ओके, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।